गुड मॉर्निंग बच्चों और वेलकम। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। बच्चों, आपने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा, देखते भी होंगे, जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है। मैं सीधे बात बोलूँगा कि आप मेरे इस चैनल पे जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो मिलता है तो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखो, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट मैं अगर आपको वीडियो के द्वारा दे रहा हूँ, अगर क्लियर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को वहीं पे स्किप करके डिसलाइक करके छोड़ देना, मुझे और कुछ नहीं कहना है। तो जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल पे देखा होगा, गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग का निर्धारण, यानी कि गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग का निर्धारण हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों में गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग का किस तरह से निर्धारण होता है, हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपसे बात बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपको ये आगामी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या एग्ज़ाम देने वाले हो, तो मैं कहूँगा आप मेरे इस वीडियो पे जितने सारे वीडियो देखने को मिल रहा है इस चैनल पे, आप उन सभी वीडियो को बारी बारी से ज़रूर देखना। क्यों? क्योंकि मैं आज जैसे कि टॉपिक लिया हूँ गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निर्धारण, इसमें मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के शुरू से लास्ट तक आपने वीडियो को देख लिया तो आपको इस टॉपिक से जितने लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप खुद ब खुद सॉल्व करोगे। मैं दावा कर रहा हूँ आप खुद ब खुद आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि बंदरों में, मनुष्यों में, चिंपांजी में, मक्खी में, मधुमक्खी में, यानी कि प्रत्येक पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव में किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, वो भी किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। तो सबसे पहले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि गुणसूत्रों यहाँ पे लिखा है, इसको हम समझेंगे। तो आप मानो जैसे जीव के बारे में तो आप खुद जानते हो, हम लोग भी हैं और सभी हैं। मनुष्य जैसे जीव में मनुष्य जैसे जीव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह होती है 46। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी तरह के एग्जाम में कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। इसको बोलते हैं गुणसूत्र, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। अब देखिए जोड़ी की बात रहा तो 1 पेयर में 2 नंबर होती है, यानी कि 2 संख्या होती है। तो इस तरह से 46 संख्या में कितने पेयर बनेंगे, तो हम कह सकते हैं 23 पेयर, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़ी लिंग गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अब जरा देखिए 46 में जो 44 गुणसूत्र है, 46 में कितने? 44 जो गुणसूत्र की संख्या होती है उसको हम गुणसूत्र नहीं कहते हैं, कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक या दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। दैहिक, ये दिमाग में रखना है इसको कि 46 में 44 जो गुणसूत्र होती है उसको क्या बोला जाता है, तो कायिक या दैहिक गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखिए यानी कि 44 के बाद 2 बचे, तो यानी कि जो 2 गुणसूत्र पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है बच्चों, लिंग गुणसूत्र आपसे पूछ सकता है मनुष्य में कितनी जो लिंग गुणसूत्र पाई जाती है, तो 2 पेयर में कितने? 1 पेयर, यानी कि 1 पेयर है ये। मनुष्य जैसे जीव में जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2 होती है। एक और बहुत ही शानदार बात, मजेदार बात है कि ये जो 2 लिंग गुणसूत्र है, यही 2
लिंग गुणसूत्र मनुष्य जैसे प्रजाति में नर या मादा होने का रीजन बनते हैं, यानी कि यही उनके जो है कि होने का रीजन होते हैं मेन, तो इसको कहा जाता है। अच्छा जरा जानते हैं कि लिंग गुणसूत्र कौन कौन होता है। तो देखिए मनुष्य जैसे प्रजाति में एक जो मादा होती है, मादा प्रजाति होती है, उनमें जो दो में से एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है XX, इसको मादा कहा जाता है। मादा में किस तरह के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो XX। अब जो मनुष्य जैसे प्रजाति में जो नर जीव है उनमें जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है क्या XY, इसको क्या बोला जाता है नर। नर में क्या पाया जाता है, नर में पाया जाता है XY लिंग गुणसूत्र, जी हाँ XY पाए जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गुणसूत्रों की अनियमितता से क्या होती है। गुणसूत्रों की अनियमितता से होता है। गुणसूत्रों की अनियमितता, देखिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 46 है, ठीक है। अगर वो कम हो जाए तो क्या होगा, बढ़ जाए तो क्या होगा, तो इतने शॉर्ट में आप याद रखिएगा कि गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण क्या उत्पन्न होते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। अगर गुणसूत्र 46 है, मनुष्य जैसे जीव में 46 होना चाहिए, अगर उससे कम हो गया तब भी रोग उत्पन्न होगी, या ज़्यादा हो गया तब भी रोग उत्पन्न होगी। अब उसमें किस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं इस वीडियो का यह टॉपिक नहीं है। आज जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ लिंग का निर्धारण पढ़ना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछे क्या जाएंगे लॉन्ग टाइप में, जरा पहले समझेंगे। XX या XY द्वारा गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण, किसका निर्धारण बच्चों, लिंग का निर्धारण। अब देखो बच्चों, आपसे सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन करे, इस तरह से पूछ सकता है। या सेकंड आपसे पूछ सकता है कि XX या XY गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण का सचित्र वर्णन करें। ये हो गया आपका लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन। या आपको ऑब्जेक्टिव जब पूछना होगा तो ये क्या पूछेगा, जरा इस पे गौर कीजिए। बहुत ही मजेदार चीज बताते जा रहा हूं, आपको नोट करना है सिर्फ और पढ़ते चलना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस आप सुनते चलिए कि XX या XY द्वारा किस तरह के जीव में लिंग का निर्धारण किया जाता है। जी हाँ ऑब्जेक्टिव सुनिए, XX या XY गुणसूत्र द्वारा किस तरह के जीव में लिंग का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि इन लिंग गुणसूत्र के द्वारा मनुष्य और ड्रोसोफिला नामक मक्खी में लिंग का निर्धारण किया जाता है। ड्रोसोफिला नामक जीव में, या मक्खी कहिए इसको, मक्खी में क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। XX या XY गुणसूत्र द्वारा किस तरह के जीव में लिंग का निर्धारण होता है, तो मनुष्य और ड्रोसोफिला नामक मक्खी में इस लिंग गुणसूत्र के माध्यम से लिंग का निर्धारण होते हैं। चलिए जरा अब उसको समझते हैं किस तरह से होते हैं। तो वीडियो को पॉज करके जो नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। जरा मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब देखिए, मनुष्य जैसे जीव जो है, मनुष्य जैसे जो जीव प्रजाति है, जो जीव है इस पृथ्वी पे, उनमें जो मादा होती है, उन मादा में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो XX पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है, XX। लेकिन मनुष्य में जो नर जीव है, नर में किस तरह के लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो XY। यानी कि मादा होने के लिए XX और नर होने के लिए XY लिंग गुणसूत्र जिम्मेवार होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इसमें।
सबसे पहले अगर इस मादा को नर के साथ हम शादी कर देते हैं, मैरिज कर देते हैं, या जो भी है आप जो समझना है समझ लीजिए, या संकरण कराते हैं, जो कुछ भी आप समझना है, तो मादा को नर के साथ जब मैरिज कराएंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जब दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे उससे पहले ये जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो जाइगोट से पहले क्या बनेगा? युग्मक बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो इनमें जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेगा? XX गैमीट्स, और इसमें जो है XY, दोनों तरह के बनेंगे। लेकिन ये जो गैमीट्स बनने से पहले इनमें एक विभाजन होता है, यूँ कहिए कि बंटवारा होता है। तो सबसे पहले इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे जनक। क्या कहेंगे बच्चों? इनको जनक कहेंगे। मादा और नर दोनों जनक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा नया संतान जन्म लेगा। तो इनके जो ये गैमीट बने हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। पहले ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप इनका देखिए, एक लिंग गुणसूत्र इधर आ गया और एक आ गया आपका इधर। इनमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा उसी तरह से। तो X इधर आ गया एक और Y इधर चला गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेंगे इसके साथ, और फिर यही सेकंड वाले के साथ, और फिर यही इनके साथ, और फिर ये इनके साथ, इस तरह से संकरण करेंगे। तो कितने संतान उत्पन्न हुए बच्चों? तो देखिए यहाँ पे 4 संतान दिख रहे हैं। इन चारों संतान को हम क्या कहेंगे बच्चों? F1 कहेंगे। F1 यानी कि फर्स्ट पीढ़ी या प्रथम जनरेशन भी आप कह सकते हो। अब देखिए इनका लिंग क्या होगा? लिंग गुणसूत्र, तो X और X यानी कि XX इनका लिंग गुणसूत्र होगा। इस संतान का लिंग गुणसूत्र तो XY, इसका XX और इसका XY। तो यहाँ देखिए पहले हम नर और मादा होने के लिए लिंग गुणसूत्र समझते हैं। तो मादा के लिए XX, नर के लिए XY। तो ये क्या होंगी? मादा। ठीक है, और ये क्या होंगे? नर। ये क्या होंगे? मादा, और ये नर। इस तरह से देख रहे हैं कि F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुए हैं बच्चों, F1 पीढ़ी में उनके संतान में 2 गो मादा है और दो कितने हैं? नर हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होंगे वो 50% नर और 50% मादा। तो इस तरह से 2 नर थे संतान F1 पीढ़ी में और 2 क्या थे? मादा थे। इसलिए हम कह सकते हैं 50% जो होंगे नर होंगे और 50% क्या होंगे? मादा होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा? चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वह है XX या XO द्वारा, XX या XO गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। अब जरा सोचिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हम जरा गौर करेंगे। देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि सीधा कह देगा कि XX या XO गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपसे किस तरह से पूछेगा? ये कहेगा कि XX या XO गुणसूत्र द्वारा किस तरह के जीवों में लिंग का निर्धारण होते हैं। किस तरह के जीवों में लिंग का निर्धारण होता है? किन गुणसूत्रों के द्वारा? तो XX, XO। इससे पहले आपने देखा था कि XX और XY था यहाँ पे, तो वह मनुष्य और ड्रोसोफिला नामक मक्खी में जो है कि लिंग का निर्धारण के कार्य करता था। लेकिन अब तो यहाँ पे वो आ गया ना, तो मनुष्य इसमें तो आने की बात ही नहीं है, इसमें बिल्कुल ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम जानते हैं कि ये किस तरह के जीवों में इसमें जो है लिंग का निर्धारण होता है। अच्छा देखिए आपने खटमल का नाम सुना होगा। खटमल का नाम किसने किसने सुना है? ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना है। खटमल का नाम सुनना ही नहीं, मतलब देखा हो। तो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रा मैं बताता हूँ कि खटमल होते कैसे हैं। देखिए आपने अक्सर जो है कि खाट उट लगाया होगा, कभी सोया होगा, तो ज़्यादा दिन पुराना खाट हो जाता है जब उसको धुला नहीं जाता है।
तो उसमें एक रेड कलर का जो है कि कीड़े दिखते हैं, वही रेड कलर के कीड़े ही खटमल होते हैं। ठीक है, खटमल हो गया या कृमि हो गए, कृमियो, जो कृमियो होते, कृमि में आते हैं, जो कृमि जीव होते हैं या खटमल होते हैं, उन तरह के जीवों में XX या XO द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। अब ज़रा थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ जाने कि खटमल में जो मादा होती हैं, खटमल में क्या होती हैं, मादा, तो मादा में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है XX। ठीक है, लेकिन जो खटमल में नर प्राणी होते हैं, नर यहाँ पे कहेंगे नर, तो उनमें जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो XO कहिए या 0 कहिए। ये O क्या है, ये अब्सेंट है, ऑब्सेंट। ऑब्सेंट तो आप समझते हैं अनुपस्थित है। देखिए मादा में 2 लिंग है बट नर में 1 लिंग नहीं है। वो कौन सा नहीं है, वाई नहीं है, इसमें अनुपस्थित है, इसलिए ओ से इसे चाहे 0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तो जरा याद रखिएगा कि XX या XO द्वारा किस तरह के जीवों में लिंग का निर्धारण होता है, तो खटमल और कृमियों में। तो देखिए अब इनमें जो ये हो गए आपका क्या, जनक, क्या हो गए बच्चों, जनक। अब इनके जनक, दोनों जनक हो गए ये, और जनक में जो युग्मक बनेगा उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। देखिए इनका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो X इधर एक और X इधर चला आया। नर में भी उसी तरह से होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो एक X इधर आ जाएगा और एक अब्सेंट वाला O उधर चला जाएगा। अब इनको क्रॉस कीजिए आप, देखिए सेम प्रोसेस है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जिसको बताया था, ये हो गया आपका ऐसे। अब ये देखिए, तो ये हो गया आपका F1 पीढ़ी के संतान, ये F1 जनरेशन हो गया। अब यहाँ पे किस तरह का लिंग गुणसूत्र होगा, तो XX, यहाँ पे XO, यहाँ पे XX, यहाँ पे XO, राइट। अब देखिए मादा होने के लिए खटमल में और कृमि में XX लिंग गुणसूत्र चाहिए था, नर होने के लिए खटमल और कृमि में XO होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, मादा, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, नर, ये हो जाएंगे मादा और ये नर। अब देखिए इसमें भी 2 नर है और 2 क्या है, मादा है। तो हम क्या कह सकते हैं, 50% जो संतान होंगे वो नर जाति के होंगे और 50% जो संतान होंगे वह क्या होंगे, मादा जाति के होना ही है, निश्चित है बच्चों, निश्चित है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से समझते चलिए। देखिए प्रोसेस कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है, सेम एकदम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा, बस नया आपको यही मिलने वाला है। ये सेकंड था हमारा। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक के तरफ, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा बच्चों टॉपिक जो है वह है आपका ZO या ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। लिंग निर्धारण आपसे मैंने बताया था लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। मैंने पहले से बोलते आया, अभी भी एक बार बोल देता हूं कि आपसे लॉन्ग टाइप पूछेगा ZO या ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण का सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र बनाते हुए उसका वर्णन करना होता है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। ये आपसे ये शॉर्ट टाइप में पूछेगा कि ZO या ZZ द्वारा किस तरह के जीव में लिंग गुणसूत्र का निर्धारण होता है। ये ऑब्जेक्टिव थी आपकी क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ZO या ZZ द्वारा किस तरह के जीव में लिंग का निर्धारण होता है। तो देखिए अब मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। आप लोग देखे होंगे तितलियों को, ठीक है, तितली आप लोग देखे हैं, कौन कौन देखा है जरा कमेंट करते रहिए। तितलियों में, राइट। सेकंड आपका मॉस में, मॉस आप लोग नहीं देखे होंगे, शायद मॉस किसी ने नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप गूगल बाबा से जाके सर्च करा के उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है। बट मैं एक फिगर बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप दीवारों में कुछ ऐसे जीव को देखे होंगे,
आप जब दीवार देखते होंगे, कहीं पुराने दीवार होंगे तो उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता होगा। ये स्ट्रक्चर देखने को जो आपको मिल रहा है बच्चों, ये एक मॉस नामक प्राणी का चित्र है। आप देखिए, इसको दीवार से जब आप अलग कीजिएगा ना, इसको अलग साइड कीजिएगा तो इसका अंग जहाँ पकड़ोगे वहीं से टूट जाना है इसको, ठीक है। ये निश्चित है, डेफिनेटली टूटेगा। ये इनका वो जो मजबूत नहीं होता इनका शरीर। चलिए ज़रा अब इसको लिंग का निर्धारण समझते हैं। तो याद रखिएगा कि जेड या ZO द्वारा गुणसूत्रों के द्वारा मॉस और तितलियों में जो है कि लिंग का निर्धारण होता है। सचित्र वर्णन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो तितली होती है मादा प्रजाति की, कौन सी प्रजाति की? मादा प्रजाति की। उनमें जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो ZO पाया जाता है। लेकिन जो नर प्रजाति की तितली या मॉस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? ZZ लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए इनके ये हो गए क्या? जनक। जनक समझते हैं, जनक यानी कि जन्म देने वाले। अब इन दोनों जनकों में युग्मक बनेंगे, उनसे पूर्व अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक Z इधर चला गया, एक O इधर चला गया। और इन नर में भी सेम होगा प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Z, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Z। अब क्रॉस की करिए इसको, ये हो गया आपका क्रॉस, ये आपका क्रॉस दिख रहा है। नेक्स्ट इसके साथ, इसके बाद वाला ये आपका जो संतान आपको दिख रहा है सामने, आपका नहीं सॉरी मैं आपका बोल दिया, आपका नहीं, मतलब ये जो संतान दिख रहा है ये F1 पीढ़ी के हैं। अब इनमें जो देखिए यहाँ पे Z हो गया, ये भी Z, सॉरी ZZ हो गया, और ये Z, ये भी Z, और ये क्या होगा? ZO, ये भी क्या होगा? ZO। तो ZO जो था क्या था? मादा था, और ZZ क्या था? नर था। तो ये क्या हो जाएगा? नर, ये भी नर, ये मादा, और ये क्या? मादा। तो इनमें जो संतान उत्पन्न हुए, 2 नर हुए और 2 क्या हुए? मादा हुए। तो क्या कह सकते हैं कि ZO या ZZ द्वारा जो संतान लिंग का निर्धारण होगा उसमें 50% संतान क्या होंगे? नर होंगे, और 50% संतान क्या होंगे? मादा होंगे। राइट, यही चीज हमको जानना था और कुछ नहीं है इसमें, एकदम सेम प्रोसेस से समझते चलना है। नेक्स्ट समझेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि अभी तो हमने जाना, लेकिन अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हम जानने जा रहे हैं। मतलब समझिए कि इस पूरे टॉपिक का या वीडियो का कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लिंग का निर्धारण अब हम लोग जानने जा रहे हैं वो डिफ़िकल्ट भी है और बहुत आसान भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के दृष्टि से। चलिए समझते हैं। क्या जानेंगे? तो द्विगुणित या अगुणित के माध्यम से लिंग निर्धारण। जी हाँ, आपने सही सुना। अब मैं बता दूं कि द्विगुणित और अगुणित के माध्यम से भी लिंग का निर्धारण किए जाते हैं। अभी इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र के माध्यम से होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र पाए नहीं जाते हैं। उनमें जो लिंग का निर्माण होता है, नर एवं मादा लिंग का, उनमें अगुणित और द्विगुणित के माध्यम से ही लिंग का निर्माण होता है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विगुणित और अगुणित के माध्यम से किस तरह के जीव में लिंग का निर्धारण किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में फिट कर लेना है कि द्विगुणित अगुणित के माध्यम से किस तरह के जीव में लिंग का निर्धारण होते हैं। तो मैं बता दूं कि द्विगुणित और अगुणित के माध्यम से लिंग का निर्धारण जो होता है वह होता है किन में? तो मधुमक्खियों में। आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी
मक्खियों और किस में, चींटियों में। आप लोग चींटी देखे होंगे ना, उसमें भी द्विगुणित और अगुणित के माध्यम से लिंग का निर्धारण होता है। चींटियों में ये दो ऐसे जीव है, और भी सारे जीव, बहुत सारे जीव आते हैं जिसमें लिंग नहीं पाया जाता है। तो इन दो जीवों में खासकर द्विगुणित और अगुणित के माध्यम से ही लिंग का निर्धारण किए जाते हैं। चलिए और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। ये देखिए मधुमक्खी जो आप देख रहे हैं, ये 3 तरह के मधुमक्खी पाई जाती है। कितने मधुमक्खी पाई जाती है? 3 तरह के मधुमक्खी पाई जाती है। एक तो पहला जो मधुमक्खी होती है उसको कहा जाता है रानी मधुमक्खी, रानी। और दूसरा जो मधुमक्खी होती है वह होती है क्या? श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी, आप श्रमिक समझते हैं ना, जो मेहनत करते हैं उसी को श्रमिक कहा जाता है, परिश्रमी जो होते हैं। एक होता है ड्रोन मधुमक्खी, ड्रोन, इसी को कहा जाता है, ड्रोन मधुमक्खी को क्या बोला जाता है बता सकते हैं? नर मधुमक्खी, नर भी कहा जाता है। तो आपने जाना कि मधुमक्खी और चींटी में किस तरह का लिंग निर्धारण होता है? तो द्विगुणित और अगुणित के माध्यम से, या द्विगुणित अगुणित के माध्यम से किस तरह से लिंग निर्धारण होता है? किन में, किस तरह के जीवों में लिंग का निर्धारण होता है? तो मधुमक्खी और चींटियों में। मधुमक्खी जो होती है 3 तरह की होती है, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और प्यारा चीज बताने जा रहा हूँ, आप चुटकी बजाकर उसको दिमाग में फिट कर लेने का। क्योंकि बता रहा हूं कि ये जो मधुमक्खी आप देख रहे हैं, ये ही ऐसे मधुमक्खी हैं जो शहद का निर्माण करते हैं। शहद किसका निर्माण करते हैं? शहद। शहद किसको किसको प्यारा है बताइए जरा, कमेंट में आकर के फटाफट मुझे बताते चलिए। शहद मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को पता नहीं किसको किसको लगता है नहीं लगता है, बट आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि शहद का निर्माण कौन सी मधुमक्खी करती है? रानी, श्रमिक, ड्रोन, या इनमें से सभी? तो आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि श्रमिक मधुमक्खी जो होते हैं वही शहद का निर्माण करते हैं। जरा एक और चीज बता दूं, बहुत ही प्यारा बात, कि शहद का निर्माण तो करते हैं कौन? श्रमिक मधुमक्खी। लेकिन ये श्रमिक मधुमक्खी श्रम करके शहद का निर्माण करते हैं। श्रम यानी कि परिश्रम, मेहनत करके। आप लोग गुड़हल का फूल देखा होगा, चाहे अड़हुल जिसको बोलते हैं गांव में, उसके जो मकरंद ग्रंथियां होती है उसको आप निकाल करके ऐसे चूसिएगा ना तो उसमें मीठा द्रव आता है। मीठा, मैंने बचपन में बहुत बार जो ट्राई किया है, बहुत मीठा द्रव आता है। वो किसमें से निकलता है? तो उस वो आप लोग देखे होंगे गुड़हल, अड़हुल का फूल, उसमें जो है मकरंद ग्रंथि होती है, उसको बाहर वाले बाह्य दलपुंज को खींच कर जब पीते हैं उसको तो मीठा लगता है। उसी ग्रंथि में ये ढुक करके कौन? श्रमिक मधुमक्खी उस मीठे द्रव को ला करके छत्ते में शहद का निर्माण करते हैं। ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि ये जो रानी मधुमक्खी होती है बच्चों, ये 2n होती है। जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं ये भी क्या होते हैं? 2n होते हैं। लेकिन ड्रोन मधुमक्खी क्या होते हैं? n होते हैं। अब जरा समझते हैं 2n n क्या है। अजीब बात है ना। ये इसको बोला जाता है द्विगुणित। रानी मधुमक्खी होते हैं तो क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। रानी मधुमक्खी क्या होते हैं? द्विगुणित। तो ये भी क्या होंगे? द्विगुणित होंगे बच्चों। और ये क्या होंगे? अगुणित होंगे। क्यों अगुणित होंगे बता सकते हैं? क्योंकि इनके जो क्या गुणसूत्रों की संख्या होती है वो n होती है, बट श्रमिक और रानी का क्या होती है? 2n होती है। इसलिए 2 मतलब 2, द्वि, इसलिए n है तो द्विगुणित, इसलिए कहा जा सकता है। रानी मधुमक्खी क्या होती है? द्विगुणित। श्रमिक मधुमक्खी द्विगुणित होती है। ड्रोन या नर मधुमक्खी होते हैं तो क्या? अगुणित। शहद का निर्माण कौन करता है? श्रमिक मधुमक्खी, जो परिश्रम करके मकरंद ग्रंथियों में अंदर जा करके शहद लेकर आती है, मीठा द्रव, और छत्ते में बनाती है। अब चलते हैं कि लिंग कैसे इनका निर्धारण होते हैं। तो बच्चों इसको प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को रोक करके आप कॉपी कर लो, क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, स्पेस कमी है। चलिए अब देखते हैं बच्चों,
जो आप लोगों ने अभी पढ़ा उसमें जो रानी मधुमक्खी थी, कौन सी मधुमक्खी? रानी। वह क्या होती है बच्चों? 2n होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है। और जो ड्रोन बोलो या ड्रोन या क्या नर मधुमक्खी जो होते हैं ये क्या होते हैं? n होते हैं। ठीक है। तो इनके युग्मक बनने से पूर्व इनके युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं कि एक n इधर चला आएगा और एक n इधर चले आएंगे। लेकिन इनमें किस तरह का विभाजन हुआ? तो अर्धसूत्री। किसमें? रानी मधुमक्खी में। रानी मधुमक्खी में किस तरह का विभाजन पाया जाता है युग्मक में? युग्मक बनने से पूर्व तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए जरा, ड्रोन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने वाला है। इनके युग्मक बनने से पूर्व इनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि n है, जब अर्धसूत्री होगा तो n/2 हो जाएगा। इस तरह के क्रोमोसोम कभी नहीं बनते हैं बच्चों। तो अब देखिए इनका एक युग्मक इनके साथ क्या करेगा? फ्यूजन करेगा। तो यहाँ बनाएगा 2n। आज देखिए ये क्लैरिफाई नहीं हो सकता कि श्रमिक मधुमक्खी है कि रानी मधुमक्खी है, क्योंकि श्रमिक मधुमक्खी भी 2n होते हैं और रानी मधुमक्खी भी क्या होते हैं? 2n होते हैं। तो ये कह सकते हैं रानी बन सकती है या क्या श्रमिक बन सकते हैं? श्रमिक मधुमक्खी, राइट। अब देखिए लेकिन रानी के जो युग्मक विभाजित हुए हैं उन्हीं में से एक n बट गया, यही बना लेगा कौन सा? ड्रोन मधुमक्खी या नर मधुमक्खी। एक युग्मक बना लेंगे। ये हुआ द्विगुणित अगुणित के माध्यम से लिंग का निर्धारण। तो लिंग द्विगुणित अगुणित के माध्यम से किस तरह के जीवों में लिंग का निर्धारण पाया जाता है? तो मधुमक्खी और किसमें? चींटियों में। मधुमक्खी कितने तरह के? 3 तरह के, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और कौन सा? ड्रोन या नर मधुमक्खी। अब देखिए एक चीज और बताता हूं कि जो रानी मधुमक्खी होती है बच्चों, रानी कौन सा? तो रानी, इनकी गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। नर मधुमक्खी जो होते हैं उनमें होता है 16। लेकिन एक और श्रमिक जो मधुमक्खी होते हैं उनका भी गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। 2n है ना, तो इसलिए 32। ये भी 2n श्रमिक होते हैं तो 32। लेकिन ड्रोन क्या था? n था, इसलिए क्या था? 16। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये लेक्चर वीडियो जो था गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग का निर्धारण समाप्त होती है। अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो प्लीज यू गो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट मी। आई ट्राई टू रिप्लाई यू। कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई करूं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, मैं दूंगा। आप व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं ज़रूर आपको डाउट क्लियर करूंगा। धन्यवाद।